अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर के जो हैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स के। सो आप लोग एक तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें अगर आपको अच्छी समझ आ रही है, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। और साथ में चैनल को ना सब्सक्राइब भी करें, और जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं या दूसरे जो क्लोज़ आपके जो जितने भी लोग हैं उनको भी आप कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक भी ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका जो फ़ायदा है उन तक भी पहुँचे। ठीक है, आई होप कि आप इस सिलसिले में जो है ना इंशाल्लाह इसको प्रमोट करने में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। लेक्चर 1 है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है हमारा सेकेंड ईयर का। इसमें ना स्टार्ट हम करते हैं कुछ टर्म से, ठीक है। आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने मेंशन की हुई हैं ऑलरेडी। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 10th की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाला। ये क्या होता है? अब मैं हर चीज़ यहाँ पे लिखूंगा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग प्रीवियसली पढ़ा है, सो जस्ट हम उनको डिफाइन कर लेंगे और मैं आपको समझा दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। यानी अगर हम यहाँ पे लिख दें कि इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। अब आप सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो बच्चों, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप चार्जेस को स्टडी करते हो। कब स्टडी करते हो? जब वो रेस्ट पे होते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। अब यहां से क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई चार्ज क्या है? चार्ज क्या चीज है? दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है चार्ज। चार्जेस इस तरह से है बच्चों कि ये किसी भी पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहां पे लिखूं ना चार्ज के बारे में, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है? किसी भी पार्टिकल के इंटरनल जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उस पे ये डिपेंड कर रहा होता है चार्ज, ठीक है। यानी चार्ज का जो डिपेंडेंस है वो किसी भी पार्टिकल के रिएक्शंस के साथ नहीं है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ है ये, ठीक है। और चार्ज क्या है? जब भी बच्चों आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं, जैसे मैं अपने दोनों हाथों को आपस में रब करता हूं, तो मेरा जो दोनों हाथ है ना वो एक दूसरे की वजह से अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं। ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनको आपस में आप रब कर रहे हो, रगड़ रहे हो, वो क्या कहलाता है? वो चार्ज कहलाता है, ठीक है। सो इसके अलावा ये चीज आप जानते हैं, मैट्रिक में पढ़ा है कि चार्जेस की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं तो चार्जेस हैव 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन है उसको हम कौन सा चार्ज असाइन करते हैं? प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए हम कौन सा चार्ज असाइन करते हैं जी? पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा चार्ज असाइन करते हैं? नेगेटिव चार्ज। ये आपको जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, सारी चीजें आपने बेसिक से सारी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, तो हमें बेसिक अपनी पहले रिकॉल करनी पड़ेगी, इसी वजह से ये सारी चीजें हम कर रहे हैं रिपीट। अच्छा, इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों पॉइंट्स पे बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब यह है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगाता है। मसलन अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास 2 चार्जेस है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं आपको कि आई हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, तो ये दोनों चार्जेस, फर्ज करें इनका आपस में डिस्टेंस आ रहा है, ये आगे कूलम्स लॉ में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है। जो फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है बच्चों, ये 2 तरह की हो सकती है। इट मे बी अट्रैक्टिव एंड इट मे बी रिपल्सिव।
इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, मतलब अट्रैक्शन कॉज कर सकती है, दोनों आपस में कशिश करेंगे दोनों चार्जेस, और ये रिपल्सिव भी हो सकती है कि दोनों को आपस में, ये दोनों चार्जेस को एक दूसरे से अवे कर दें। देन एक टर्म है कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं बच्चों कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल, जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। ये चार टर्म्स मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब कूलम्स लॉ पे आने से पहले ये दोनों टर्म्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट पार्टिकल। सबसे पहले आप देखें पॉइंट पार्टिकल क्या होता है। देखें बच्चों, पॉइंट पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी जीरो डायमेंशन होती है। अ पार्टिकल हैविंग जीरो डायमेंशन इज कॉल्ड अ पॉइंट पार्टिकल। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जिस पे जो एक ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज जो है वो नॉन जीरो हो, यानी चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो पार्टिकल जिस पे चार्ज की वैल्यू नॉन जीरो होगी, मैं उसे कहूंगा कि वो कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है ना, इट इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड बच्चों, चार्ज होता है वो किसी भी पार्टिकल पे इसकी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर मैं कहूं ना कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, और प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी एलिमेंट का, कि किसी भी एटम का आप प्रोटॉन उठा लें या इलेक्ट्रॉन उठा लें, उन पे चार्जेस की अमाउंट यही रहेगी, सही है। मतलब इसमें किसी किस्म का शफल नहीं आएगा। अच्छा, तो बच्चों हम ना अपना फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स में आप लोगों को बता चुका हूं, आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कूलम्स लॉ क्या है? सबसे पहले आप लोगों को ना याद होना चाहिए कि 784 के अंदर एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स कूलम। इसने ना बच्चों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, जो सिमिलर के चार्जेस में कौन सी फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स, दफा की फोर्स होती है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, कशिश की फोर्स होती है। उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कि उसकी अमाउंट क्या होगी, उसके बारे में कूलम ने जो लॉ पेश किया उसे हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये 1784 के अंदर उसने ये लॉ पेश किया। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। सो इसको अपने माइंड में चले। अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट देखिए बच्चों, स्टेटमेंट को मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा आपको, जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, और आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह उस चीज की समझ आ जाएगी। यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। आप फर्ज कर लें कि ये दोनों चार्जेस जो है ना वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, और इनके जो सेंटर्स हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है ना जी, वो r की इक्वल है। कंसीडर यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। आप इनके सेंटर्स का डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आप सेंटर का डिस्टेंस नहीं भी लेना चाहते, अगर ये पॉइंट चार्जेस है तो फिर तो इनके आपस में डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन अगर इनका साइज काफी बड़ा है पार्टिकल्स का, फिर आप इनके सेंटर्स का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी, जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दे के आए, मैंने पढ़ा दिया। अगर तो ये दोनों चार्जेस हैं सेम, फर्ज करें ये पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस फर्ज करें जी पॉजिटिव, या फर्ज कर लें कि दोनों चार्जेस ही नेगेटिव हैं, ठीक है, तो Q1 Q2 पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। म्यूचुअल फोर्स है ना, ये एक दूसरे पे दोनों अप्लाई करेंगे। अच्छा, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी, और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी। मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अब इस फोर्स को नाम क्या देंगे? फोर्स को आपको पता है F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब आप इस पे नंबरिंग करेंगे तो जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसका नंबर बाद में आएगा, और जो लगा रहा है उसका नंबर पहले। जैसे
Q1 Q2 पे लगा रहा है तो हम लिखेंगे F12, Q2 Q1 पे लगा रहा है तो हम लिखेंगे F21। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इनके ऊपर वेक्टर्स के सिंबल लगा दिए। अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट होते, फर्ज करें ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तब भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी थी, लेकिन अब की बार ये फोर्स क्या होनी थी, अट्रैक्टिव फोर्स होनी थी। ये फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा होगा दिस विल बी F12, और जो Q2 Q1 पे लगा रहा होगा दिस विल बी F21। यानी जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो फोर्सेस रिपल्सिव होंगी। ठीक है, अब मैंने ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैंने कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट आपको समझानी है कि अगर दो चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और वो खास डिस्टेंस r से आपस में सेपरेट किए गए, मतलब उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, r है, तो उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स एक्ट करेगी इट मे बी रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। कि Q1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के प्रोडक्ट की ये फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने बड़े चार्जेस होंगे उतनी ही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के ये फोर्स क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितने ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे चार्जेस, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। जितने करीब करीब चार्जेस होंगे फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे कि आइदर दे आर सिमिलर और दे आर डिफरेंट। चलिए अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों को बच्चों कंबाइन करते हैं, दोनों को क्या बन जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। अब मैथ का एक प्रिंसिपल है कि जब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में बदलते हैं तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, K, Q1 Q2 over R square। ये कूलम लॉ की फाइनल स्टेटमेंट बन जाती है या फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। कि अब मैं इसकी स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि there is an attractive or repulsive force between the two charges which is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। ये डेफिनेशन याद करने का बच्चों तरीका होता है, इसको रट्टा नहीं लगाना स्टेटमेंट को। आई होप कि स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर होगी होगी। अब यहां पे जो k है इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी डिपेंडेंस दो चीजों पे है। ठीक है, एक तो ये बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे, मीडियम। भाई दोनों चार्जेस के दरमियान में क्या है, एयर है, वैक्यूम है, अपना प्लास्टिक है, ग्लास है, क्या है। ठीक है, दूसरा ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि आप जो R के यूनिट्स कौन से यूज कर रहे हो, F के कौन से यूनिट्स यूज कर रहे हो, Q1 Q2 के कौन कौन से यूनिट्स यूज कर रहे हो। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच K डिपेंड्स। सो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम K की वैल्यू, K को मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है K बेसिकली इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज अ रेशियो ऑफ सॉरी इट इज its value is equal to 1/4 by epsilon naught। अब यहां पे एक और नई चीज निकल आई है, epsilon naught। ये क्या है, it is the permittivity of free space। ये फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है। भाई दरमियान में जो मीडियम मौजूद है अगर वो फ्री स्पेस है तो वो कितना परमिट कर रहा है, कितनी इजाजत दे रहा है इस फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, वो डिटरमिन करोगे आप epsilon naught। अब हम इनके यूनिट्स देख लेते हैं। भाई K का यूनिट आपने निकालना है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब मैं K के यूनिट्स आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम K की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, क्या आती है जी,
चलिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। चलिए पहले K के यूनिट्स निकालते हैं। K इक्वल आ जाएगा F R स्क्वायर ओवर Q1 Q2। अब K के यूनिट देखो कैसे आएंगे। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। R का यूनिट क्या है? मीटर। इसका क्या है? स्क्वायर। नीचे कॉलम इनटू कॉलम कितना आ जाएगा? कॉलम का स्क्वायर, और कॉलम स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा? C-2। ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं जी K के यूनिट्स। अब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यूनिट इसका याद करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब मैंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट भी आपको निकाल के देना और उसकी वैल्यू भी निकाल के देनी, ताकि आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनको माइंड में रखें। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसमें ये चीजें सारी करनी है। ठीक है, चलें। k किसके इक्वल है बच्चों? k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही वैल्यू उठा के ना इस इक्वेशन में पुट करें, क्या बनेगा? f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। आपने किसका यूनिट निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। इसको उधर ले जाए। एप्सिलॉन नॉट फोर्स किधर आ जाएगी? फोर्स यहां पे हमारे पास किधर आ जाएगी? बटे के नीचे आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर। चले अब यूनिट्स पुट करें। 1/4 पाई का तो कोई रोल नहीं है। चार्जेस दोनों के यूनिट क्या बन जाएंगे? कूलम स्क्वायर। न्यूटन में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट माइनस आर का यूनिट क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर का ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m-2। बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, लेकिन मैंने ये आपको प्रूफ भी करके दे दिया, सो आपको इसको याद करना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 × 10⁻12 और साथ में यूनिट लिखते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए बच्चों, अब हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे कूलम्स लॉ की। मैंने आपको ना इक्वेशन एक डिराइव करवाई अभी। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, इधर जब आप वेक्टर बनाएंगे ना, तो सारी बात है यहां पे तो सारा मैग्नीट्यूड पड़ा हुआ है। इसको वेक्टर बनाना है तो साथ में क्या पुट कर दोगे? R यूनिट वेक्टर। यानी ये जो यूनिट वेक्टर R है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। आइदर इट इज राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो आपको कौन बताएगा? R बताएगा। अब इसको मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई कूलम्स लॉ को थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के साथ आप रिलेट करके बताओ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। चलें हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आप लिखें F12 की वैल्यू। F12 क्या आएगी जी आपके पास? इसी के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वैसे ही ओवर R स्क्वायर वैसे आ जाएगा। सिर्फ यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? R12 यूनिट वेक्टर। चल आप यहां पे लिख दें इसको। ठीक है, इसी तरह से जब आप F21 की वैल्यू लिखोगे तो अब की बार सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। जस्ट बच्चों जो चीज चेंज होगी इट विल बी द यूनिट वेक्टर, जो कि अब की बार क्या आ गया है? R21 यूनिट वेक्टर। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप बच्चों गौर करें, ये यूनिट वेक्टर राइटवर्ड डायरेक्शन में है, ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा? मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करता हूं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू माइनस R12। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू के साथ। सही है जी। चलिए अब इस माइनस को बाहर ले आए। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। अब मुझे गौर करके बताएं जरा कि क्या R12 यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू में नहीं आ रहा था इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग? तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? F12। तो F21 किसके इक्वल आ जाएगा? F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि भाई अगर इसको एक्शन फोर्स मान लो
ठीक है, अगर इसको एक्शन फोर्स मान लो तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, रिएक्शन फोर्स हो जाएगी। नजर आ रहा है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज यहां तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी। देखिए बच्चों, अब हम देखना चाहते हैं कि भाई चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम प्लेस करेंगे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। फर्ज करें बच्चों, मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, मैं अगर ये Q1 है और ये मेरे पास है ये Q2, पॉइंट चेंज कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये दोनों चार्जेस हैं और मैंने इन दोनों के दरमियान में जो मीडियम बच्चों प्लेस कर दिया, फर्ज करें जी मैंने इनके दरमियान में एक ग्लास प्लेट रख दी है, प्लास्टिक रख दिया है, एयर रख दी है, यानी वैक्यूम नहीं है आपकी बात। वैक्यूम के लिए तो हम ले लेते थे ना कांस्टेंट परमेबिलिटी का जो था, परमेबिलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। आप जब कोई मीडियम रख दोगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ इसका भी तो कोई ना कोई परमेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा ना। वो तो थी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो होगी इट विल बी द परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ग्लास है तो ग्लास की होगी, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की होगी, एयर है तो एयर की होगी। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि भाई इन दोनों चार्जेस अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रही होगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स पे इस मीडियम के का क्या असर पड़ता है वो चीज हम देखना चाहते हैं। चलें, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। F किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर आप पुट करने की जरूरत है, जस्ट हम मैग्नीट्यूड पे इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं। अब ये तो तब की वैल्यू थी जब दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं था, फ्री स्पेस थी। अगर मीडियम आ गया है तो वो कहता है कि जो इसकी परमिटिविटी होगा, सॉरी परमिएबिलिटी होगी इस मीडियम की, वो डिवाइड हो जाएगी और आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी उसको अब हम नाम दे रहे हैं F प्राइम, यानी ये अब की फोर्स है जब कोई ना कोई मीडियम प्लेस करती है। चले, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब 1 बाय एप्सिलॉन R को आप ले हैं स्टार्ट में, अंदर बन रही है ये चीज। चले बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये फोर्स बन रही है F, तो इतनी चीज की जगह पे क्या लिख सकते हो, F लिख सकते हो। तो आप लिख देंगे F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन R। बच्चों ये जो रिजल्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पे गौर करें। यहां पे गौर से सुने, F प्राइम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई मीडियम है। F वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, मतलब नो मीडियम। आप इसे वैक्यूम भी कह सकते हो, स्पेस भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप गौर से देखें तो F प्राइम की जो वैल्यू है उसमें वो आ रही है F को एप्सिलॉन R पे डिवाइड करने से। अगर आप इसे मजीद सिंपलीफाई करके लिखें क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर जाके इनटू F प्राइम। तो बताने का मतलब क्या हुआ कि जो F की वैल्यू है वो कम हो गई है। F की वैल्यू आपके पास क्या होगी, F की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ F प्राइम। इसको गौर से सुने कि जब भी कोई दो चार्जेस के दरमियान में आप कोई मीडियम प्लेस कर देते हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप इसे उलट करके लिख दो तो ये बन जाएगा F प्राइम इज लेस देन F, कि भाई जब भी दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम प्लेस कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसका अगर आपको आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ मीडियम व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका आंसर आएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, सो इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन R को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है ना मीडियम के हिसाब से शफल करती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लें कि इट इज द रेशियो एप्सिलॉन R व्हिच इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द
ratio of the electrostatic force between the two charges when there is no medium to the electrostatic force between the two charges when there is a medium between its plates. आप यहां पे वो फोर्स पुट करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुट करेंगे जो वो वाला मीडियम प्लेस करने से आएगी जिस मीडियम के लिए आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ना एक टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है, इसके डिफरेंट मीडिया के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, लेकिन आप जैसे वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है ना बच्चों 1 होती है फॉर वैक्यूम, ये आप याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास आ जाती है जी 1.0006। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी है जी 1, और एयर के लिए इसकी वैल्यू जो कितनी होती है 1.0006। और एक और बात, लास्ट बात, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैं डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एप्सिलॉन आर जो होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। अब इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज के फोर्स, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स, तो न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। सो ये एमसीक्यू के हिसाब से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था, ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सेकंड ईयर में, और इसके अलावा इसमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा, लाइक करना भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।